कि तथागत बुद्ध के समय का कंट्राडिक्शन क्या था, कौन दास थे, कौन खेत का मालिक था, ये बात हम लोगों को कैसे समझाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, ये बात हम लोगों को कैसे समझाएंगे। मैं आपसे ये सारी चुनौतियां छोड़कर कहता हूं, ये जो बहरूपिये घूम रहे हैं, जो एक बार जय भीम बोलते हैं फिर दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनसे अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। पहले आज की पीढ़ी बचेगी तब तो इतिहास पढ़ने जाएगी, और इतिहास में भी उनको ले जाने के लिए 300 साल पुरानी कब्र खोदने की तैयारी हो रही है। आज उस खतरे का ऐलान हुआ है उसी नागपुर में, इसलिए जितने भी देश के अम्बेडकरवादी हैं, आज जाकर के उनको रात में सोने की बजाय पहले यह सोचना होगा कि संघ के मुख्यालय देश का प्रधानमंत्री पहली बार गया और उसके पहले वो दीक्षा भूमि में जाकर माथा टेका है। इस बात को कैसे आप अपने लोगों को समझाएंगे कि वो अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए दीक्षा भूमि में माथा नहीं टेका गया है, वो आपके लोगों को धोखा देने के लिए कि हम तुम्हारे भी हैं, लेकिन दिल में हम कोट से गोलवलकर और हेडगवार का भारत बनाएंगे, हम फूले अंबेडकर पेरियार का भारत नहीं बनाएंगे। ये साफ चुनौती हमारे आंख के सामने। मैं नई पीढ़ी के उन नौजवानों को देख रहा हूं जिनके पुरखे पढ़ने के लिए लड़ने पड़े, उन्हें रास्ते पर चलने के लिए लड़ना पड़ा, उन्हें पैर में जूती पहनेंगे कि नहीं उसके लिए लड़ना पड़ा, उन्हें नौकरी करेंगे कि नहीं, शिक्षा लेंगे कि नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ा उन्हें। और नई पीढ़ी को उस इतिहास से काट दिया गया है, अब उन्हें हिंदू बना दिया जाता है। अब ये बताइए, इस देश पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज पर है? मैं आपका एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा कि वो खतरा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। हजारों साल के भारतीय इतिहास में 5000 साल का ज्ञात इतिहास है। उन किताबों का जिक्र मैं करना नहीं चाहता जिसमें लाखों साल पुराना इतिहास भी है। जीरो का आविष्कार हुआ पता नहीं कब, और गणना होती है पता नहीं कितने लाख पहले। ये था युग, वो युग था, ये युग था। उन इतिहासों की बजाय लिखे हुए इतिहास में 5000 साल पुराना, उसके पहले सैंधव घाटी सभ्यता की लिपि तो आज तक पढ़ नहीं पाए, और दावा यह करते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने हम हैं। मैं भोजपुरी में एक बात कहना चाहता हूं, उससे साथ उसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। तो चिपरी पाथत लक्ष्मनिया देखा और भीख मांगत धनपाल, जिसका नाम धनपाल है, वो क्या कर रहा है? तो चिपरी पाथत लक्ष्मनिया देखा, भीख मांगत धनपाल, और अमरपाल तो चला जाते हैं, रह गए ठन ठन गोपाल। जिसका नाम अमरपाल था, उसकी अर्थी उठ रही है, लोग 4 लोग कंधा लेकर के उसको जा रहे हैं। उसका नाम रखा था अमरपाल। नाम रख देने से और बड़ी बड़ी कहानियां कह देने से हकीकत नहीं बदल जाती। अगर हमारे प्रधानमंत्री का नाम डोनाल्ड ट्रंप रख देंगे तो वो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हो जाएंगे। इसलिए नाम बदलने से कुछ नहीं होता, और झूठा इतिहास बदलने से कुछ नहीं होता। ऐसे वक्त में पिछले 5000 साल पहले सैंधव घाटी सभ्यता में क्या लिखा है, अभी तक इस बात को लेकर के पूरा खुलासा नहीं हो पा रहा। और कृषक चेतना से लेकर के कैसे वो आगे बढ़ा, लेकिन तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर के पहले तक आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, वो बुद्ध से, मक्खलीपुत्र गोशाल से, संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद से, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना से, अय्यंखाली से, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, वहां से होते हुए आजादी की लड़ाई के वक्त और उसके बाद जितने चीजें इस देश में इंसान को इंसान से बराबर बनाने की, न्याय की, समता की, बंधुता की जितनी भी लड़ाइयां और विचार थे, उन सब को एक किताब में पिरोने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में हुआ, जिस किताब का नाम है भारत का संविधान। और अगर आपके वर्तमान में उसी संविधान पर खतरा हो जाए तो ये बताइए, हजारों साल की लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी कि नहीं?
अभी मैं आ रहा था तो देखा बाहर किताबों का स्टॉल लगा है। ऐसे कार्यक्रमों में एक कामयाबी ये भी होनी चाहिए, कभी कभी इस बात के लिए हाथ उठाकर शपथ दिलवानी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं और अगर आप इतना जेब में क्षमता रखते हैं तो ऐसे किसी भी वैचारिक कार्यक्रम से जब लौटा करिए तो 5-10 किताबें अपने पैसे से खरीद कर पढ़ने वालों में बांट दिया करिए, क्योंकि किताबों की रोशनी फूल माला की तुलना में बहुत दूर तक जाती है। इसलिए किताब जरूर पढ़ने की आदत डालें। हम लोग यहां तक पहुंचे तो कलम और किताब से पहुंचे, हमें और किसी ने यहां नहीं पहुंचाया। और कलम और किताब हमारे हाथ में कब आई? जब न्याय के लिए, मानवता के लिए लड़ने वाले विचारकों ने कुर्बानी दी, तब हम यहां तक पहुंचे। अगर हम यहां खड़े हैं तो हमारे ऊपर कर्जा है। तो भारत एक खोज, एक सीरियल बना था। जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका हिंदी तर्जुमा करके टीवी जब आया तो भारत एक खोज बना। उसका एक सीरियल सामने आ गया महात्मा ज्योतिबा फूले का, और पढ़ने लगा। वहां से विषय भी चूंकि जुड़ रहा था, क्योंकि भाई क्षत्रिय हैं कौन, इसकी डिबेट तो फूले और अंबेडकर के आगे हम क्या ही करेंगे। और एक किताब लिखी महात्मा फूले ने, गुलामगिरी। जब वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो यात्रा किसकी है? कलम और किताब की। उसका एक शुरुआती दृश्य, जब एक सभा हो रही, छोटी सी सभा, जब वो पहला स्कूल खोला जा रहा है, महात्मा ज्योतिबा फूले के लिए कहा जा रहा है कि ये इन्होंने बीड़ा उठाया है कि गरीब अनाथ बच्चों को, अछूत बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा देना वर्जित किया गया हो, उनके लिए ये स्कूल खोल रहे हैं। और वो अपनी बात कहेंगे, और महात्मा फूले खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं दोस्त की शादी में गया हुआ था, अचानक मेरा प्रिय दोस्त था। और ये बात उनके जीवनी के बारे में लिखी भी है। विमल कीर्ति ने उनके 2 वॉल्यूम पूरे एडिटेड किए हैं, हिंदी में भी है, मराठी में भी है। उसमें भी वो प्रसंग मिलता है। बारात से बीच में ही अचानक किसी की नजर पड़ी कि शूद्र हम लोगों के साथ कैसे चल रहा है, और मेरे प्रिय मित्र के शादी और बारात से हमें भगा दिया गया। एक जगह मैं पढ़ रहा था तो उस किस्से का एक्सटेंशन ये मिलता है कि अपने पिता से जाकर मैंने बताया कि हमें क्यों भगाया गया। तो पिता ने कहा कि गनीमत है कि बिना मारे पीटे भगा दिया गया, क्योंकि तुमने जितना बड़ा पाप किया है इसके लिए तो तुम्हें पिटाई होनी चाहिए कि तुम उन लोगों के बराबर कैसे खड़े हो गए। ये उनका बचपन, ये उसका जिक्र उन्होंने किया। और तब उन्होंने कहा कि ये जो अन्याय हजारों साल से हमारे ऊपर हुआ, इससे मुक्ति दिलाने का काम कलम और किताब ही करेगी। इसलिए महात्मा फूले ने क्रांतिकारी काम जो किया वो स्कूल खोलने का किया था। और उसी नाटक में लिखा भी है, जिसमें यह भी लिखा था, उसी सीरियल में बनाया गया था। उसमें कहा जा रहा है कि पिता, जब ये पता चलता है, उनको भड़काया जाता है, पिता सामने विकल्प रखते हैं कि या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो, तुम धर्म विरोधी काम कर रहे हो। उसमें लिखा हुआ, उसमें डायलॉग बोल रहे हैं, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ज्योतिबा फूले ने अपना घर नहीं चुना, घर छोड़ दिया। और उसमें फिर आगे है कि जब वो दोनों पढ़ाने जाते थे, सावित्रीबाई फूले जाती थी, बार बार ये इतिहास पढ़ा गया है, आप सब जानते हैं। पत्थर खाते, मैला खाते, सावित्रीबाई फूले ने लिखा कि तो वो मेरे ऊपर गोबर फेंकते गए, मैं उनके बच्चों को पढ़ाती चली गई। आज मैं उसी दृश्य को देखा तो महात्मा फूले के ऊपर जब अटैक हुआ, 2 लोगों को भेजा गया था, चाकू लेकर वो मारने गए, तो दोनों को बिठाकर पूछा फूले ने कि आप हमारी हत्या करने क्यों आए। उसने बोला कि हम बहुत गरीब हैं और इस बात के हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब पैसे मिल रहे हैं, तब तो ये तुम्हारा पेशा होगा। अपने पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं सावित्री, मैं न रहूं तो इनके बच्चों को पढ़ाने का काम बंद मत करना, रोकना नहीं। ये उसका डायलॉग है। ये अगर मुझे मार भी देते हैं तो इनके बच्चों को शिक्षा देना तुम रोकना नहीं। जब मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि उन कुर्बानियों का कर्ज हमारे ऊपर है कि जिस वक्त हम खड़े हैं, पढ़ाई की फीस इतनी महंगी हो गई है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में बेच दिया गया है। कि जिन पॉलिसीज को, संविधान को, मंडल कमीशन को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि SC, ST, OBC के बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, स्कॉलर बनेंगे, वो फेलोशिप बंद हो गई।
चाहे वो मौलाना आजाद फेलोशिप हो, चाहे वो SC ST को मिलने वाली फेलोशिप हो, या नेशनल फेलोशिप ऑफ ओबीसी हो, या तो उनके बजट घटा दिए गए हैं या वो फेलोशिप बंद हो गई है। और हमारे SC ST OBC के 1990 के बाद पहली बार कायदे से लोग पढ़ने पहुंचे, विश्वविद्यालय पहुंचे, और विश्वविद्यालय को अपने उन्हीं दोस्तों के हाथों बेच दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ाने गया, मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा है 2010 में 4,000 रुपए जिस ग्रेजुएशन की फीस थी, आज की तारीख में 35,000 से 40,000 रुपए हो गई। 15 साल में कोई आदमी खड़ा होकर बता दे कि उसकी आमदनी दुगनी हुई हो, बशर्ते कि वो न तो नेता हो और न बिजनेसमैन नेता का दोस्त। गरीबों की आमदनी दुगनी हुई क्या? डॉक्टर अंबेडकर लड़े शिक्षा के लिए, फूले लड़े शिक्षा के लिए, कलम और किताब के लिए। हमारे पिछले 100, 150, 200 साल के महानायक लड़े शिक्षा के लिए। और जब शिक्षा दूर हो गई तो समझदारी बनेगी नहीं। इतिहास बदला जा रहा है क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, और इतिहास उनके पास बदलने की क्षमता। सिनेमा वो बना रहे हैं, 300 साल पुराना सिनेमा दिखा करके सिनेमा हॉल के थिएटरों में कैसे कैसे लोगों को खड़ा कर दिया। इतिहास पे बदला लेने जा रहे हैं। कोई 300 साल पुराना बदला लेना चाहता है, कोई 500 साल पुराना बदला लेना चाहता है। इस देश के बहुजन अगर बदला लेने की बात सोचने भी लगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, मैं तो ये सोच के हैरान हूं। गले में मटका किस मुसलमान ने पहनाया था? पीठ पर झाड़ू किस मुसलमान ने बांधी थी? रास्ते पर चलने से किस मुसलमान ने रोका था? चौधार आंदोलन करके बाबा साहब तालाब का पानी पी के लौट रहे थे तो हमला करने वाले कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करने वाले कौन थे? मान्यवर कांशीराम का विरोध करने वाले कौन थे? और जब मंडल आंदोलन आया, मान्यवर कांशीराम को मैं क्यों अपना नायक मनाता हूं कि मान्यवर कांशीराम ने उस समय मंडल आंदोलन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इसके नारे लगाए थे। और मंडल लागू करने के समय मंडल का विरोध किसने किया था? वही जो कमंडल लेकर के चला था। तो शिक्षा से वंचित कर दिया तो झूठ फैलाना आसान हो गया कि नहीं हो? इसलिए मैं ये पूरी पृष्ठभूमि बना रहा हूं। कौन चाहेगा ये कैडर लेने कि पुराने 2000, 3000, 4000 साल के इतिहास में क्या क्या हुआ था? अब तो नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए तरीके से उनको झूठ परोसा जा रहा है, और एक भीड़ बहुजनों की तैयार कर दी गई है जो अच्छी एजुकेशन उनको नहीं मिली, यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जा पाए, समझदारी मिली नहीं। बहुजन आंदोलन आपस में ही बिखरता इतना चला गया कि आंदोलन कमजोर हो गया। सरकार में कौन बैठा है ये हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। फिर समझेगा कौन? और 90% बुलडोजर बहुजनों के ऊपर चलेगा, लिख के रख लीजिएगा। वो किसी अमीर के ऊपर नहीं चलने वाला, हमारे लोगों के ऊपर चलेगा। और शिक्षा का बुलडोजर तो वैसे ही चल गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गए। आपको पता है, मैं एक आंकड़ा बस बता दूं छोटा सा, 5.14% एजुकेशन बजट था, टोटल बजट का 5.14% 2014 में, और 2025 के बजट में एजुकेशन के लिए बजट कितना है पता है? 2.3%। शिक्षा पर पैसा खर्च करना कम कर दिया गया, क्योंकि पैसा दो चीजों पर आजकल खर्च हो रहा है। सांसद विधायक खरीदने में, पिछली बार मैं महाराष्ट्र आया तो पता चला कि हम लोगों की तरफ 500 रुपए में एक वोट खरीदा जाता था, 1000 में। महाराष्ट्र वाले तो बताए कि पर वोट अगर जहां जरूरत पड़ी तो 5000 से 10,000 रुपया दिया गया है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही कितना गलत। केवल ईवीएम से नहीं वो जीत रहे, वो तो एक बात है, जितने भी तरह से कुर्सी जीती जा सकती है वो सारा काम कर रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटवाना, मुझे ये जानकर हैरानी है, महाराष्ट्र में जितने लोगों की आबादी ने उससे ज्यादा वोटर हो गए। पूरा टोटल अपोजिशन उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताइए कुछ हुआ? फिर भी लोकतंत्र जिंदाबाद है। बाबा साहब की मूर्ति पर अभी 14 अप्रैल आने दीजिए, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, जो सबसे बड़ा ढोंगी होगा वो सबसे मोटी माला बाबा साहब की मूर्ति पर पहनाई जाएगी, क्योंकि उसे पता है मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला तभी गुलामों को गुलामी की तरह राज कराने के लिए किया जाता है। अब इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, गुलामगिरी से रेफरेंस लेकर कह रहा हूं, जिसमें ये खत्रिय वाली बात खुद महात्मा फूले से लेकर हु और शूद्रा में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको एड्रेस किया है।
लेकिन मैं उस पर आने से पहले पहला सवाल पूछता हूं, उसी गुलामगिरी में, और वो कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था बनाई किसने? दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, अकेला भारत ऐसा है जिसमें कोई मुख से पैदा होता है, कोई भुजाओं से। ये किताब में लिखा हुआ। अगली बार जब अमेरिका दौरा हो तो जिल्ले इलाही को वहां जाके भी कहना चाहिए कि मैं उस देश से नहीं आया हूं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। अगला वाक्य ये भी बोलो कि मैं उस देश से आया हूं जहां मेरी किताबों में लिखा हुआ है हम लोग मुख से भी पैदा होते हैं। नहीं कह सकते, दुनिया हंसेगी आपसे कि मुख से कोई कैसे पैदा हो सकता है। ये सवाल पहली बार कायदे से किसी ने पूछा तो उसका नाम महात्मा फूले था। वर्ण व्यवस्था आई कैसे? ये व्यवस्था ही फ्रॉड है, गुलाम बनाने के लिए लाई गई। अब मैं आपसे दो रेफरेंस दे रहा हूं कि कैसे ये व्यवस्था फ्रॉड है और क्यों मैंने इस विषय पर सहमति दर्ज की कि इस पर बात करेंगे। दो कम्युनिटीज को लीजिए, किसानों को, जितने भी किसानों से जुड़ी हुई जातियां हैं, और दूसरा आदिवासियों को। जितनी कृषक जातियां थीं वो क्या हमेशा से शूद्र रही? किसानों की उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं जिसमें राजा न पैदा हुए। अब जिसके हम लोग बात करते हैं 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा महाजनपद किसके थे? ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसके पास लैंड ओनरशिप थी, कृषि और पशुपालन, दो चीजें जिसके पास थी वो ताकतवर रहा, और एक दास व्यवस्था भी रही। उसमें बहुत सारे लोग जिसके पास लैंड ओनरशिप नहीं है वो लोग गुलाम भी रहे। लेकिन 16 महाजनपद और उसके बाद मौर्य वंश, सबसे प्राचीन वंश। आज मौर्य किसमें आते हैं? बताइए आप किसमें आते हैं? SC ST OBC या अपर कास्ट, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र किसमें आते हैं? OBC में। और OBC किसमें आते हैं? यही तो कंफ्यूजन है। बहुत सारे OBC को लगता है कि कहां ठीक रहेगा, यहां रखें क्या अपने को, इनके साथ रख देंगे तो ठीक नहीं है, ये सब तो पैर से पैदा हुए, हम तो राजा। यही कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन ये है। अब जिसके पूर्वज राजा रहे हो वो शूद्र कैसे था? मौर्य वंश, उसके बाद 2000 साल का भारत का इतिहास राजाओं का उठा लीजिए। पाल वंश, प्रतिहार वंश, गोंडवाना, भीलवाड़ा, देवगिरी के यादव, कोई ऐसी, और इवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियां। अब भील किस में आते हैं? वो तो आदिवासी में आते हैं। और भील का एक पूरा भीलों का साम्राज्य था। आज वहां पर एक नई पार्टी बनी है, भारत आदिवासी पार्टी। उस पार्टी की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि जो पुराना भीलवाड़ा है उसे अलग से एक राज्य घोषित किया जाए, जिसमें आधे से ज्यादा राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र आता है। वो तो उसके राजा थे। इसका मतलब अगर वो शूद्र थे तो राजा नहीं हो सकते थे, और अगर राजा थे तो किसी ने साजिश करके उन सबको शूद्र बनाया है। और यही थ्योरी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फूले दोनों इसी थ्योरी पर सहमत होते हैं। एक फिल्म आई है, फिल्म का नाम है अब तो सब भगवान भरोसे, उसका नाम ही है। और उसमें एक इतिहास, छोटी सी क्लिप है। प्राइमरी स्कूल है, हेडमास्टर बाहर से चेक करने आए कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। तो उसमें सब लोग बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो जो हेडमास्टर है वो आके पूछेगा कि बताओ बच्चों, पृथ्वी के बारे में क्या जानते हो, सूरज के बारे में क्या जानते हो, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो उसमें एक बच्चा बोलता है कि सर, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और तीनों एक दूसरे के घूमते रहते हैं। तब तक वो एक बच्चा पीछे बोलता है, ये झूठ बोल रहा है सर, जब पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है तो घूमेगी कैसे? आगे वो कहता नहीं तुम चुप रहो, ये बच्चा सही बोल रहा है, इसको बोलने दो। तो जो विद्वान पढ़ा लिखा बच्चा था, जो उसकी किताब में लिखा है स्कूल की, वो कहता है तीनों एक दूसरे के साथ चारों तरफ घूम रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तीनों जब एक रेखा में आ जाते हैं और बीच में चंद्रमा आया तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है। तुरंत वो बच्चा कहता नहीं सर, ये गलत बोल रहा है। तो कहा तुम बोलो सही। कहा कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है।
मास्टर कहता है राहु अब चुप हो जाओ नहीं तो तू हमारी नौकरी खा जाएगा। वो बच्चा घर लौटता है, अपनी माँ से कहता है कि मास्टरवा सब पगला गया है, इका रहा है पृथ्वी घूम रही है हवा में, फिर चप्पल निकालता है और चप्पल को हवा में उछालता है, चप्पल गिर जाता है। तो कहता है कि देखो चप्पल तो हवा में टिका नहीं, और ये कह रहा है कि पृथ्वी हवा में टिकी हुई है। व्हाट इज द कंट्राडिक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज। आजकल पर्चा बना रहा है सब बाबा बाबा, तुम्हारे चाचा जी का नाम ये है। अब बाबा बनना आज के समय में कितना आसान काम हो गया है, मैं भी बहुत सीख लिया हूं। अगर ये किताबें फूले अम्बेडकर पेरियार की न पढ़ा होता तो हो सकता है एक बाबा और बढ़िया दुकान चलती है उसकी। अगर आप ठीक ठाक बाबा बन जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आपके कार्यक्रम में आ जाएंगे। मेहनत करते हो लेकिन मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता। आप कहेंगे जी बाबा, आपके घर में कोई बीमार है, इलाज कराते हो ठीक नहीं होता। हाँ बाबा, बहुत दिनों से जो चाहते हो वो मिल नहीं रहा है। अरे बाबा की जय हो, जाओ हरी चटनी में लाल मिलाकर पीना, तुम्हें दया मिलेगी। और टेलीविजन पर बैठ करके उसका प्रचार किया जा रहा है। मैं देखा एक वो हवा में ऑपरेशन कर रहा था, कहा क्या हुआ, पथरी हुई है, आंख बंद करो, ऐसे हाथ रखो जहां पर, उसे मंत्र पड़ा हवा में, कहा चेक करो, कहा नहीं। और हर धर्म में ये सब पाखंड है। एक बार क्या हुआ कि मौलवी साहब गए सुनाने लगे, अभी कुछ बात कर रहे थे ज्ञान की, तब तक थोड़ी देर बाद में ऐसे पैर से मान लेगा हट हट। सबने पूछा, पूरे परिवार ने पूछा क्या हुआ, कहे वो काबे की तरफ एक कुत्ता जा रहा था, उसको यहीं से मैंने डांट दिया, और बैठे थे यूपी में, और दिख गया। उसके बाद ऐसे करके फिर ज्ञानवान सुनाए अपना। वहां जो महिला थी किचन में काम कर रही थी, वो ये देखी, और देखो विज्ञान तर्क जहां भी आएगा इंसानियत तो वही है भाई। उसने सबके बिरयानी में पीस ऊपर रख दिया, नीचे चावल रखा, और मौलवी साहब के सामने जो प्लेट रखी उसमें पीस नीचे था और उसके ऊपर चावल से उसको ढक दिया। सबके सामने प्लेटें लग गई। मौलवी साहब थोड़ी देर इधर देखिए, इधर भी पीस दिख रहा है, उधर भी पीस दिख रहा है, उनकी थाली में पीस ही नहीं दिख रहा। बहुत बर्दाश्त किए, थोड़ी देर वो बात बोली, ये क्या गुस्ताखी है, सबके थाली में ये हमारे में क्यों नहीं। पीछे से आवाज आई, यहां बैठकर काबे का कुत्ता देख लिया, चावल के नीचे पीस है, ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं। और लोग कहते थे कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये है भारतीय संस्कृति जिसको पाखंड के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। और इसीलिए ये सवाल पूछा, इस पाखंड को फैलाने के लिए वर्ण व्यवस्था लाई गई, और उस वर्ण व्यवस्था में साफ हमारे पुरखों ने खोजा, जिन्होंने उनकी सहमति से तलवार रख दी उनको उन्होंने क्या बनाया, और जिन्होंने समझौता नहीं किया उन सबको थोपा गया है कि तुम शूद्र हो। फिट ही नहीं बैठता, ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया। आदिवासियों के बीच में जब भी जाता हूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद बिहार का उधर का इलाका, आंध्र प्रदेश का इधर का इलाका, जहां जहां आदिवासी हैं, इवन राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजस्थान की तरफ वाले इलाके में, एक भी आदिवासी, इस देश का एक भी आदिवासी अपने को शूद्र नहीं मानता। आदिवासी कहता है ना हमारा कल्चर तुमसे मेल खाता है, ना हम तुम्हारे देवी देवता की पूजा करते, ना हम तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को, रीतियों को मानते, हमारा देवी देवता अलग, हम प्रकृति पूजक हैं, हमारे यहां राज करने का सिस्टम अलग है। फिर हम तुम्हारे सिस्टम में है ही नहीं, तो वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गया कि नहीं आदिवासी। तो ओबीसी और आदिवासी सीधे वर्ण व्यवस्था से बाहर है, और सूत्र में जिसको कंफ्यूजन के तहत माना जाता है वो तो अछूत थे, तो जो अनटचेबल है वो तो वर्णा सिस्टम में है ही नहीं। इसका मतलब ये वर्णा सिस्टम टोटली फ्रॉड सिस्टम था, जो इंपोज किया गया ताकि 90% आबादी को गुलाम बनाया जाए। इसलिए अपनी किताबों में लिखवाया गया कि तुम पैर से पैदा हुए हो, ताकि कितना भी आगे बढ़ जाओ रहो पैर पर ही। ये तो बाबा साहब का शुक्रिया अदा करो इस देश के हर एक नागरिकों कि पैर में जिनको कहा गया था रहने को, उनको सर के माथे का ताज बनाने के लिए भारत का संविधान निकला, और संविधान ने सबको सब ध्वस्त कर, कोई वर्णा सिस्टम नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ताकतवर दिखाने के लिए छतरी बोलना जरूरी है। मेरी पहली
स्थापना यह है कि हम इस टोटली फ्रॉड वर्ण सिस्टम को मानते ही नहीं, ना हम किसी को शूद्र मानते हैं और ना हम बाकी तीनों वर्णों में मानते हैं। ये फेक और फ्रॉड सिस्टम है, इसलिए न शूद्र के चक्कर में पड़ो भैया और न छत्री के चक्कर में पड़ो। जितने भी कम्युनिटीज हैं, जैसे महाराष्ट्र के मराठों को क्या आप ये समझा सकते हैं कि वो शूद्र हैं? वैसे ही आइए उत्तर भारत में यादव, कुणबी, जो जहां यहां कुणबी कहा जाता है वहां कुर्मी, और कुर्मी को और इन तमाम जातियों को कोई भी आ जाके कहे शूद्र, तो शूद्र में नहीं यूनिटी बनेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि यूनिटी बनाने के लिए न्यूनतम सहमति होनी चाहिए। हालांकि इसकी जरूरत सब उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा है, वहां ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा सोचिए ना, ज्यादा बाबा कहां है, ज्यादा पाखंड कहां है? जहां शिक्षा नहीं है, और जहां जहां शिक्षा है वहां वहां बाबा नहीं है। मतलब एक आध धाम ओम केरल में या तमिलनाडु में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एजुकेशन आ गई। और जहां जहां एजुकेशन है, और याद रखना, ये कब्र खोदने वाले, बयान देने वाले सारे नेताओं का बेटा बेटी या तो डीयू में, जेएनयू में, जामिया में पढ़ता होगा, या विदेश के किसी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा। वो कब्र खोदने और बदला लेने नहीं आएगा। ये सारा नफरत का विमर्श इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के लिए किया जा रहा है। तुम तलवार लेकर दौड़ो और हिंदू मुसलमान करो, मारे जाओगे तुम, दंगे में नुकसान होगा तुम्हारा, जेल जाओगे तुम, और हमारे बेटा बेटी कहां होंगे? अशोका, गलगोटा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और विदेश में पैकेज मिलेगा। और अगर हम गृह मंत्री हैं तो हमारा बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी बीसीसीआई का चेयरमैन होगा, उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। बताओ, अमित शाह का बेटा जय शाह का नहीं हिंदू धर्म बचाने आता? एक तरफ नफरत का माहौल बनाओ, पीछे से एजुकेशन बर्बाद कर दो, शिक्षा खत्म कर दो, सरकारी स्कूल का फंड काट दो। मैं पिछली बार आया इसी महाराष्ट्र में, वहां पता चला सिलेबस में ज्योतिष शास्त्र का इंट्रोड्यूस कर रहे, ग्रेजुएशन में कंपल्सरी पेपर है। अब ज्योतिष पढ़ेगा तो विज्ञान कैसे पढ़ेगा? और दूसरी तरफ 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। हमें वो टीचर आके मिलेगा और तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल बंद कर दिए गए। तो शिक्षा इसीलिए बर्बाद की जा रही है ताकि आप असली सवाल न पहचान पाओ। तो राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जाति तोड़ो, सन सोपाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हमारे ओबीसी समाज के नायकों ने कहा 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। नहीं, इस 90% को एक करने का ये मेरा आखिरी का वाक्य है। अब आप उसे शोषित कह लीजिए, आप उसे वंचित कह लीजिए, आप उसे डिप्रेस कर लीजिए, आप जिस भी टर्म से उन्हें एकजुट कर सकते करिए। इस वर्णा सिस्टम को हम ध्वस्त करके इसको मानते नहीं, इसलिए इस डिबेट में हमें जाना नहीं है। 90% इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के पसमानदा समाज के लोगों को, 90% प्रोफेसर, 90% डॉक्टर, 90% वकील, सुप्रीम कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेसी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठेकेदारी और अंबानी अडानी हमारे भी घर में पैदा हो, हमें इसकी लड़ाई लड़नी है। फूले अम्बेडकर, शाहू पेरियार के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संविधान पर खतरा बन करके आए उन तमाम लोगों के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। फूले कहते थे, हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता, सूरज है तो जल करके रोशनी बिखेरें। इसी उम्मीद के साथ एक बार बंडू जी और इनकी पूरी